तुरंत ही अंदर चली जाती। दीनदयाल कुछ देर पहले से ही लौटने का तकाजा कर रहा था। अब की उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, छोड़ दीजिए बाबू, छोड़ दीजिए, अब तो देख लिया, अब वापस चलिए। शायद टॉर्च के कारण ही बालकिशन अब भी अपना सर निकालकर हमारी ओर घूर रहा था और बीच बीच में चीप बाहर निकाल रहा था। मैं ढेरों सांप देख चुका हूं, मगर इतने नजदीक से इस किस्म के नाग को कभी नहीं देखा। और नाग आक्रमण ना करे, कोशिश भी ना करे और हमारी ओर एक टक घूर रहा हो, ऐसा भी तो पहले नहीं देखा। अचानक टॉर्च की रोशनी कांपती हुई वहां से हट गई। उसके बाद जो कांड हुआ उसके लिए मैं कतई तैयार नहीं था। धुरजरी बाबू ने अचानक पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर बालकिशन की ओर जोर से फेंका। उसके बाद एक और फिर एक। भय और आतंक से भरे हुए इस पल में घबराते हुए मेरे मुंह से अनायास निकल पड़ा, आपने ये क्या किया धुरजरी बाबू? दीनदयाल हक्का बक्का सा झाड़ी की ओर ताक रहा था। धुरजरी बाबू के हाथ से टॉर्च लेकर अभी मैंने गड्ढे की ओर रोशनी डाली। बालकिशन के निढाल बड़े शरीर का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था। झाड़ी के पत्तों पर सांप के माथे से छिटका हुआ थोड़ा सा खून। इस बीच कब इमली बाबा और उसके शिष्य हमारे पीछे आकर खड़े हो गए, इसका हमें पता ही नहीं चला। सबसे पहले धुरजरी बाबू ही पीछे की तरफ मुड़े, उसके बाद मैंने भी मुड़कर देखा। बाबा हाथ में लाठी थामे हमसे करीब 10 कदम की दूरी पर थे। एक पौने खजूर के पेड़ के पास खड़े हैं और धुरजरी बाबू की ओर एक टक ताक रहे हैं। बाबा इतने लंबे हैं उसका अनुमान उस समय नहीं लगा सका जब वो बैठे हुए थे। उनकी दृष्टि का वर्णन करना मेरी सामर्थ्य के परे है। इतना ही कह सकता हूं कि विस्मय, क्रोध और विद्वेष से मिली जुली ऐसी दृष्टि मैंने किसी की नहीं देखी। बाबा का दाहिना हाथ सामने की तरफ उठा। वह हाथ धुरजरी बाबू की ओर इंगित कर रहा था। पहली बार मैंने देखा कि बाबा की हर उंगली का नाखून करीबन 2 इंच लंबा है। ये दृश्य देखकर मुझे किसका स्मरण हो रहा है? हाँ, बचपन में देखा हुआ बिडन स्ट्रीट स्थित अपने मामा के घर के दीवार पर रवि वर्मा के द्वारा बनाया हुआ चित्र आंखों के सामने आ गया। दुर्वासा मुनि शकुंतला को अभिशाप दे रहे हैं, ठीक उसी तरह उनका हाथ उठा हुआ है, आंखों की दृष्टि भी बिल्कुल वैसी। मगर इमली बाबा ने अभिशाप की कोई बात नहीं की। अपने गंभीर और दबी आवाज में उन्होंने जो कुछ कहा उसका अर्थ यही है, एक बालकिशन गया तो उससे कोई हर्ज नहीं, दूसरा बालकिशन आ जाएगा। बालकिशन की मृत्यु नहीं, बालकिशन अमर है। धुरजरी बाबू धूल से सने अपने हाथों को पोंछकर मेरी तरफ मुड़े और बोले, चलिए। बाबा के शिष्य ने गड्ढे के मुंह से नाग की लाश को बाहर निकाला, शायद उसका अंतिम संस्कार करने के ख्याल से। सांप की लंबाई देखकर मेरे मुंह से एक अविश्वसनीय लंबी सांस अपने आप ही निकल गई। हाँ, नाग इतना लंबा हो सकता है ऐसी मेरी धारणा नहीं थी। इमली बाबा धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर चले गए। हम तीनों जीप की ओर रवाना हो गए। रेस्ट हाउस वापस आते समय धुरजरी बाबू को गुमसुम पाकर मैं उनसे बिना कुछ कहे रह नहीं सका। सांप जबकि उनका पालतू था और उसने आपकी कोई हानि नहीं की थी, तो आपने उसे मारा क्यों? मैंने कहा, मेरा ख्याल था कि वो सांप और साधुओं के बारे में कुछ कड़वी बातें कहकर अपने काले कारनामों के समर्थन की कोशिश करेंगे, मगर उन्होंने ये सब नहीं किया, बल्कि उलटकर मुझसे एक बिल्कुल ही अलग प्रश्न पूछ बैठे। खगम कौन था साहब? खगम नाम तो परिचित लग रहा है, मगर याद नहीं आ रहा कि इसके बारे में कहां मैंने पढ़ा या सुना है। धुरजरी बाबू ने 2 और बार खगम शब्द का उच्चारण किया और आखिर में चुप हो गए।
जब हम रेस्ट हाउस पहुंचे तो 6 बज चुके थे। इमली बाबा का चेहरा बीच बीच में याद आ रहा था। धुरजरी बाबू की ओर आंखें ताने, हाथ उठाए दुर्वासा की तरह खड़े हुए थे। पता नहीं क्यों धुरजरी बाबू मति भ्रम के शिकार हो गए। मगर हाँ, मेरा मन कह रहा था कि हम उस घटना का अंत देखा है। अंत है, उस पर सोचने से अब कोई लाभ नहीं। बाबा खुद ही कह चुके हैं कि बालकिशन की मृत्यु नहीं है। भरतपुर के जंगल में क्या और दूसरे नाग नहीं है? कल ही बाबा के चेले जरूर दूसरा नाग पकड़ के ले आएंगे। डिनर के लिए लक्ष्मण ने चिकन करी बनाई है, उसके साथ पूरी और उड़द की दाल। दिन भर घूमते फिरते रहने से आदमी की भूख बहुत तेज हो जाती है। कलकत्ता में रात में जितना खाता हूं उसका यहां दुगना खा डालता हूं। कर्नाटा है तो क्या, धुरजरी बाबू की एपेटाइट भी खासी अच्छी है, लेकिन आज ऐसा लगा कि उन्हें भूख नहीं है। मैंने जब उनकी तबीयत के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा, आपको क्या बालकिशन के लिए दुख हो रहा है? धुरजरी बाबू ने जवाब दिया तो जरूर, मगर उसे मेरे सवाल का जवाब कहना ठीक नहीं होगा। पेट्रोमैक्स की ओर घूरते हुए अपनी आवाज को अत्यंत धीमी और मुलायम बनाकर कहा, सांप फिस 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 कर रहा था, फिस फिस कर रहा था। मैंने हंसकर कहा, फिस फिस या फोस फोस? आंखों को रोशनी की ओर से बिना हटाए उन्होंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, फिस फिस। सांप की भाषा, सांप की सिसकारी, फिस फिस फिस। ये कहकर उन्होंने अपनी मुंह से जीभ निकालते हुए सांप की सिसकारी जैसी आवाज बाहर निकाली। उसके बाद कविता लिखने की मुद्रा से सिर हिला हिला कर कहा, सांप की भाषा, सांप की सिसकारी, फिस फिस फिस। बालकिशन का विषम विष, फिस फिस फिस। ये क्या चीज है? बकरी का दूध? अंतिम के 2 वाक्य अवश्य ही कविता के अंश नहीं थे। ये उन्होंने एक मामूली कटोरी में रखी पुडिंग के बारे में कहा था। लक्ष्मण ने बकरी नहीं, सिर्फ दूध शब्द ही सुना था। वो बोला, बाबू, दूध है और अंडे भी है। दूध और अंडे से पुडिंग बनता है, ये कौन नहीं जानता। धुरजरी बाबू यूं भी स्वभाव से मनमौजी और अधपगले हैं, मगर आज उनका हाव भाव ज्यादती जैसा लग रहा था। इस बात को शायद उन्होंने महसूस करके अपने आप को संभाल लिया और कहा, कई दिनों से धूप में बहुत चक्कर काटना पड़ा है, कल से जरा सावधानी बरतनी होगी। आज कड़ाके की सर्दी पड़ी है, इसलिए खाना खाने के बाद बाहर बैठने के बजाय मैं अपना सूटकेस सहेजने लगा। कल शाम भरतपुर से विदा होना है। आधी रात को सवाई माधोपुर से गाड़ी बदलनी है। भोर 5 बजे जयपुर पहुंच जाऊंगा। मैंने तो यही योजना बनाई थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। मंझले भैया को तार भेजकर सूचना दे दी कि कुछ आवश्यक कारणवश मेरे पहुंचने की तिथि 1 दिन आगे बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ, यही बात आपको अभी बताने जा रहा हूं। घटनाओं को यथासंभव स्पष्ट और अविकल रूप से ही प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। जानता हूं कि इस घटना पर सभी यकीन नहीं करेंगे। जिस चीज को मैं सबूत के तौर पर पेश कर सकता था, वो अभी भी इमली बाबा की कुटिया के 50 हाथ दूर पड़ी हुई है। उसके बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए उस चीज को सबूत के तौर पर अपने हाथों में उठाकर नहीं चल सका, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। खैर, अब घटना के बारे में बताऊं। सूटकेस संभालकर मैंने लालटेन की रोशनी कम कर दी और उसे मेज की ओट पे रख दिया। उसके बाद रात का लिबास पहनकर जैसे ही बिस्तर पर लेटने जा ही रहा था कि पूर्व तरफ के दरवाजे पर दस्तक पड़ी। उस दरवाजे के पीछे ही धुरजरी बाबू का कमरा है। जो ही दरवाजा खोला, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आपके पास फ्लिट वगैरह है?
या मच्छर भगाने की कोई दवा? मैंने कहा, मच्छर कहां से आए? आपके कमरे के दरवाजे और खिड़कियों में जाली नहीं लगी है? फिर भी कोई चीज काटती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाथ और मुंह में दाग उभरते जा रहे हैं। दरवाजे के सामने अंधेरा था, इसलिए उनका चेहरा अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर चले आइए तो, मैंने कहा, देखता हूं किस तरह के दाग हैं। दुर्जनी बाबू कमरे के अंदर चले आए। उनके सामने लालटेन रखते ही दाग दिख पड़े, चौकोने नीले नीले दाग। इस तरह के दाग मैंने पहले नहीं देखे और देखने पर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा, अजीब ही तरह की बीमारी हो गई है। हाँ, ये एलर्जी से ही ऐसा हो सकता है। एक काम करते हैं, कल सवेरे नींद टूटते ही डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ, आप अभी सोने की कोशिश कीजिए। इसके लिए ज्यादा चिंता मत कीजिए। ये कीड़े के चलते नहीं हुआ है, बात कुछ और ही है। दर्द कर रहा है क्या? ठीक है, सो जाइए। दुर्जनी बाबू चले गए और मैं भी बिस्तर पर आकर कंबल के नीचे घुस गया। रात में बिस्तर पर लेटकर पुस्तक पढ़ने का मैं अभ्यस्त रहा हूं, लेकिन लालटेन की रोशनी में इसकी संभावना नहीं थी। सच कहूं, इसकी जरूरत भी नहीं थी। दिन भर थके रहने के बाद तकिए पर सिर रखते ही 10 मिनट के अंदर आंखों में नींद उतर आती है, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। किसी गाड़ी की आवाज से नींद दूर हो गई। साहबों के गले के साथ एक अजनबी कुत्ते की आवाज सुन रहा हूं। रेस्ट हाउस में कुछ सैलानी आए हैं। डांट सुनकर कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। लगता है साहब लोग भी शायद कमरे के अंदर आ गए हैं। पुनः सन्नाटा रेंगने लगा है। बाहर से झिंगूर की आवाज आ रही है। नहीं, इसके अतिरिक्त एक और आवाज आ रही है। मेरे पूर्व के कमरे के पड़ोसी अभी तक जगे हैं, और ना केवल जगे हैं बल्कि चहलकदमी कर रहे हैं। उनके पैरों की आवाज सुनाई पड़ रही है। हालांकि दरवाजे के नीचे के छेद से कुछ देर पहले देख चुका हूं कि लालटेन को या तो बुझा दी गई है या बगल के बाथरूम के अंदर रख दी गई है, इसलिए अंधेरा सा है। वे अंधेरे कमरे के अंदर चहलकदमी क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा कि वे अधपगले ही नहीं, उससे भी ज्यादा बढ़कर कुछ है। उनसे मेरी जान पहचान महज 2 दिनों की है। उन्होंने अपने बारे में जो कुछ बताया है उससे अधिक उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मगर कुछ घंटे पहले तक उनमें पागलपन का कोई लक्षण नहीं देखा मैंने। दीघ और बायान के केले देखने के समय उन्होंने जिस प्रकार की बातें की थी, उससे पता चलता है कि इतिहास के बारे में उन्हें खासी अच्छी जानकारी है। इतना ही नहीं, कला के संबंध में भी उनकी अच्छी जानकारी है, और इसकी झलक उनकी बातचीत से मिल रही थी। राजस्थान में वास्तुकला में हिंदू और मुसलमान कारीगरों के योगदान की बात उन्होंने उत्साहपूर्वक बताई थी। ना, लगता है उनकी तबीयत ही खराब है। मेरी घड़ी का रेडियम डायल तब 11 बजने की सूचना दे रहा है। पूर्व के दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। अब की बिस्तर से उठे बिना ही मैंने ऊंची आवाज में पूछा, क्या बात है दुर्जनी बाबू? क्या कह रहे हैं? समझ में आया कि उनके शब्द अटक रहे हैं। भारी मुश्किल में पड़ गया हूं। मैंने फिर पूछा, क्या कह रहे हैं? ठीक से कहिए। सुनिए जरा। आखिर मुझे उठना ही पड़ा। दरवाजा खोलते ही उन्होंने ऐसा बच्चों जैसा सवाल किया कि मुझे चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा। अच्छा, सांप में क्या दंत्य स होता है? जी हां, सांप का अर्थ जब सांप स्नेक होता है तो स ही होता है। मैंने अपने चिड़चिड़ापन छिपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। आपने इस चीज को जानने के लिए इतनी रात को दरवाजा खटखटाया? दंत्य स? जी हां, सांप का अर्थ जब सांप स्नेक होता है तो स ही होता है। और तलवश? वो दूसरी चीज है, शाप। उसका अर्थ है हाँ, अभिशाप। थैंक यू। सो जाइए जाकर।
उनकी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था।